के एनसीईआरटी बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 8 शहरी क्षेत्र में आजीविका। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। ठीक है, चेन्नई मुंबई दिल्ली और कलकत्ता इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ना। पर जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और इन सब के काम वैसे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। जो कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। तो चलिए एक शहर में जाकर देखेंगे कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं और क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे रहें। वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे ना। देखिए, सड़कों पर काम करना, ये वो शहर है जिसमें मेरी मौसरी बन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ और ये बहुत बड़ा शहर है। मैं एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गए थे। जैसे हम मुख्य सड़क की तरह मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी और सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर गाजर व खीरे सजाने में व्यस्त थी। ठीक है, उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है, उसके बगल में फुटपाथ पर फूल वाली बैठी थी। वो सुंदर रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। जो छोटे छोटे दुकान लगाते हैं वो रेहड़ी पर लगाती है। वे लोग अलग अलग प्रकार के सब्जियां, अलग अलग फूल, अलग अलग सामान बेचते हैं अपने दुकान पर, अपने ठेले पर। ठीक है, ठेले लगा के सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। वो चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से भरे, मतलब ठसाठस भरे हुए थे और पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। इस प्रकार से सबका अलग अलग काम हो रहा था। एक अखबार बेचने वाला अखबार बेच रहा था। वहाँ से बस आ रही थी जो काफ़ी ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए गुजर रही थी। फिर ऑटो रिक्शा जो है वो स्कूल बच्चों से ठसाठस भरा हुआ था। फिर पास के जो एक पेड़ है उसके सामने एक मोची छोटे से टिन के बक्से में अपना सामान निकाल रहा था। और सड़क के किनारे दूसरी तरफ बात करें, सड़क के किनारे तो नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से आ चुका था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवा रहा था। अगर बात करें, सड़क की थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। मतलब कि सबका अलग अलग काम हो रहा था। ठीक है, कोई एक स्थान पर बैठ के कर रहा था तो कोई अलग अलग जगह पर जाकर घूम करके अपना सामान को बेच रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहाँ अब ये लोग उस जगह पर आ गए जहाँ पर वे लोग जहाँ रिक्शे वाले क्या कर रहे थे, एक कतार में एक लाइन में खड़ा होकर ग्राहक का इंतज़ार करते। और हम लोगों ने एक को बाज़ार जाने के लिए तय किया और बाज़ार वहाँ से 2 किलोमीटर पर था। ठीक है, अब देखते हैं बच्चू मांझी। मैं बिहार के गांव से आया हूं जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरे बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है और गांव की मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वो परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने ये पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। ये काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहे उन्हें वहां छोड़ देता हूँ। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। करीब कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर तक। और दूरी के हिसाब से हर ग्राहक 10 से 30 रुपये देता है। तब जब तबीयत ख़राब हो जाती है, जब उनका तबीयत ख़राब हो जाती है तब उसका कमाई नहीं होता है, बिल्कुल से कमाई नहीं होता है। मैं अपने दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वो अपने दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहता है और वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। वे लोग, उनका दोस्त लोग कहाँ है? पास के फैक्ट्री में काम करते हैं। मतलब अपना काम अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। और जो रिक्शा चलाने वाला है उसका रोज़ का कमाई 200 से 300 रुपये तक हो जाती है और जिसमें से 100 से 150 रुपये वो खाने के लिए रखता है और खाना और किराए पर खर्च होता है और बाकी परिवार के लिए बचा लेता है। साल में 2 बार ही वो अपना परिवार से मिलने जाता है और उसका पैसा शहर से जो पैसा वो शहर से भेजता है उसी में उसका अपना परिवार चलाता है। कभी कभार उसका बीवी है वो खेतों में मजदूरी करके थोड़ा सा पैसा कमा लेता है ना। इस प्रकार से उनका दिनचर्या और लोग का अपना आजीवन चल रहा है।
अब बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हुए चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हुए स्वरोजगार में लगे हैं। ये सब क्या है? स्वरोजगार। ये लोग अपने आप से काम करते हैं ना, अपने अपने अनुसार काम करते हैं। इसीलिए इन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। ये लोग स्वरोजगार करते हैं, इसीलिए इन लोगों को अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं, कितना माल खरीदे, कहाँ और कैसे बेचें, कहाँ दुकान लगाए। इस प्रकार से उन लोग का अपना योजना अपने ही बनाना पड़ता है। उनकी दुकानें अस्थायी होती है। इसका दुकान कैसा होता है? अस्थायी। कभी कभी तो टूटे फूटे गट्टे के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है जो टूटा फूटा गत्ता होता है या डिब्बा होता है या बक्सा होता है, उन सबको फैलाकर दुकान बना लेते हैं। या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हुए अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको कभी पुलिस हटा लेते हैं तो हटाने को कह देते हैं, या उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होते हैं। और कई ऐसी जगह है जहाँ ठेले वालों को एक बिल्कुल से घुसने नहीं दिया जाता है। ठेले वाले जो कई ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर ठेले वालों को तो घुसने ही नहीं दिया जाता है। और ठेले वाले जो है चीज़ें बेचते हैं, वे अक्सर घर पर ही उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छाँट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर नाश्ता या खाना बनाते हैं, खाना या नाश्ता बेचते हैं, वो ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। और बात करें अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। ठीक है, जो काम करते हैं ना, तो उनमें से 12% लोग सड़कों पर ही काम करते थे। ये जो है ना, अक्सर शहर में काम करने वाले, आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र, क्योंकि बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े शहर के किराया भी बहुत ज़्यादा है। अगर घर की बात करें, घर का किराया बहुत ज़्यादा है। ये लोग पैसा ही कमाते बहुत कम है, तो ये लोग किराए का भाड़ा देंगे कि अपना परिवार चलाएंगे। इस प्रकार से इन लोगों को ज़्यादातर सड़क पर ही अपना आजीवन चलाने के लिए रहना पड़ता है। कैसे ये लोग अपना सड़क पर सामान रखा हुआ है, दिन के समय ये लोग रख के जाता है, रात के समय आके यहाँ पर खाना बना के खाता है, फिर यहीं पर रहता है रात को। ठीक है, हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गली और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका चलाने के, यानी आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी इस कानून को बदलने पर विचार कर रही, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर ही सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिया जाए। ऐसा सुझाव भी आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए सड़क पर फुटपाथ और ठेला में सामान बेचने के लिए ही कुछ जगह तय कर दिया जाए। और ऐसा भी सुना जा रहा है कि ऐसा भी बात आ रहा है कि ऐसा भी अनुमति दिया जा रहा है कि कुछ लोग इन समितियों में रखे जाए, उन लोगों को इन समितियों में रखा जाए जो इन मुद्दों पर निर्णय लेता है, जो इन लोगों के बारे में, इन लोगों की समस्याओं के बारे में सोचते हैं, निर्णय लेते हैं। उन लोगों के सामने ये बात रखा जाए। ठीक है, ताकि वो लोग और अच्छा से इन लोगों के बारे में निर्णय लेंगे। अब देखेंगे बाज़ार की बात। जब हम बाज़ार में पहुँचे, तो जब वे लोग बाज़ार पहुँचे तो अभी बाज़ार शुरू ही हुई थी। बाज़ार में जो दुकान है वो सब खुलने शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी। तो वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें की कतार पर कतार थी, लाइन पर लाइन थी ना। एक कोने में दांतों के डॉक्टर की क्लिनिक थी, एक कोने में डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले ही समय ले रखा था, मतलब पहले लाइन लगा के रखी थी, और हम वहाँ पहले पहुँच गए जिससे हमारी बारी ना चली जाए। मतलब वहाँ पर पहले ही वो एडमिट हो गई थी, इसलिए उन्हें ज़्यादातर वहाँ पर इंतज़ार नहीं करना पड़ा और हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार जैसे वो लोग वहाँ पर पहुँचे और फिर उन लोग का बारी ना चला जाए, इसलिए जल्दी से पहुँच गए और वो अपना इंतज़ार किया। एक कमरा में कुछ देर तक इंतज़ार किया और फिर वो उन लोगों को डॉक्टर के पास बुलाया गया। फिर डॉक्टर ने उसके दांतों का क्या किया, परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। उसकी बहन को ना, वो बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने थी और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा, है ना। जब दांत खराब होता है तो ऊपर से दर्द भी सहन ज़्यादा करना पड़ता है। डॉक्टर के यहाँ से हम इसलिए बात करें तो दांत की सफाई हमेशा अच्छे से करना चाहिए और दांत का देखभाल पढ़ाई करते रहना चाहिए।
डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई, क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाई कपड़े खरीदना चाहती थी। शोरूम की 3 मंजिलें थी। जो डॉक्टर है ना, उसका क्लिनिक वहाँ पर 3 मंजिला होता, ठीक है। तो वो सिले सिलाई कपड़े लेने के लिए शोरूम में गई। तो इस शोरूम की 3 मंजिल थी, इसलिए वो हर मंजिल पर एक अलग तरीके के कपड़े थे। और वो लोग किस में गए? तीसरे मंजिल पर, जहाँ लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे ना, बड़ी दुकान में। अब बड़ी दुकान में घुसे। हरप्रीत पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्यौहार के समय में और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं, ठीक है। जो हरप्रीत का दुकान है, वो बता रहा है कि मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर पहले काम करते थे, लेकिन इतवार को और त्यौहार के समय में मेरी माँ उनकी मदद के लिए आते थे। और मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरा किया और बाद में यहाँ पर क्या किया, एक शोरूम खोला ना। और मेरी पत्नी वंदना भी उसके साथ है, यह काम संभाल रही है। अब देखते हैं वंदना। हमने कुछ साल पहले ये शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं ना। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ये वंदना बता रही कि हम अपने शोरूम के में अलग अलग जगह से कपड़े खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं। और ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और फिरोजपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आते हैं, ठीक है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न और रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। देखिए, एक दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। यही सब लाइनें हमारे स्टेटमेंट्स बन जाते हैं, इसलिए ये सबको ध्यान से देखना है। देखिए, एक दुकान को बढ़ाने के लिए, शोरूम को चलाने के लिए कैसे क्या किया जाता है। तो विज्ञापन डालना पड़ता है टीवी पर, अखबार पर ना, ताकि लोग इसको और अधिक से जान पाए। रेडियो पर अपना विज्ञापन डालना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। और अभी तो ये शोरूम किराए पर है। ये जो शोरूम है वो किराए पर है और जल्द ही वो लोग खरीद लेगा। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली और पास के सोसाइटी में एक फ्लैट भी खरीद लिया है, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया है, उन लोग का शोरूम का जो बिक्री है, व्यापार बढ़ गया है। तो अब वो उन लोगों ने एक कार खरीदा और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। अब देखते हैं हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ार में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकानें व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं ना। वो लोग अपना दुकान खुद संभालते हैं। मतलब वो दूसरे की दुकान पर काम नहीं करते हैं, लेकिन कई लोगों को वे लोग रोजगार देते हैं, जैसे मैनेजर या सहायक के रूप में नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने की लाइसेंस होती है। जो दुकान होती है ना, बड़ी दुकानें, तो इन लोग के पास लाइसेंस होती है और पक्की दुकानें होती है। और नगर निगम ये निश्चित करता है कि ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। ये सब यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए ये सब सेंटेंस को काफ़ी अच्छा से ध्यान से सुनना है। उदाहरण के लिए देखिए, नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। जो नगर निगम होता है ना, तो सप्ताह में एक साप्ताहिक बंद रखता है और यह निर्णय लेता है कि कौन सा दिन में बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए, इस बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। और इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर, अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएँ देती है। क्या है, छोटे छोटे दफ्तर भी, अन्य दुकान भी है जो बैंक और कुरियर सेवाएँ देती है। अब देखते हैं फैक्ट्री में। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करना चाहती हूँ, जो मुझे एक खास मौके पर पढ़ना था। मेरी बहन ने कहा कि वो निर्मला को जानती है, जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़
भीड़ में हमारा भुरता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुँचे, लोग उतरने लगे तो हम भी एक मोड़ पर उतर गई। जान में जान आई ना। काफ़ी जब बस भरा रहता है तो काफ़ी अकबक लगने लगती है ना, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि ये शायद किसी का इंतजार करते। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोलतोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह क्या है, लेबर चौक ना। कुछ लोग कतार पर खड़े थे, कुछ लोग ऐसे खड़े हुए थे बड़े समूह पर, एक बाड़ पर बैठे हुए थे और टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे किसी का इंतजार कर रहे थे ना। तो उनकी बहन ने उनको बताया कि यहाँ ये जगह लेबर चौक है और यहाँ पर दिहाड़ी पर काम करने वाले जो मजदूर और मिस्त्री हैं, कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा हट होते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं, तो कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं। इस प्रकार से काम करते हैं ना जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं। अब देखते हैं लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। जो दिहाड़ी मजदूर होता है ना, उनको हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे और उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कमी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी। मतलब कि अलग अलग जगह पर, मतलब अलग अलग स्थान पर अलग अलग विभाग थे और काफ़ी लोगों से भरा हुआ था, काफ़ी लोगों की पंक्तियाँ थी और ऐसा लग रहा था कि कभी काम ख़त्म नहीं होने वाली पंक्तियाँ थी, कभी काम ख़त्म ही नहीं होगा। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे और एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार हो रहे थे। वे कमरे में एक तरफ तह करके लगाए जा रहे थे, एक तरफ तह करके लगाए जा रहे थे और हमने निर्मला को ऐसे ही एक जगह पर पाया और मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देंगे ना। उसको जरी करवाना था, इसलिए उसकी बहन को बहुत उन्हें खुश हुआ और उनका बहन है वो लोग मिल करके एक दूसरे से मिल करके उन्हें बहुत खुश हुआ और उन्होंने वादा किया कि आपके कपड़ों में जरी का काम करवा देंगे ना। कैसे होता है लेबर चौक, देखिए ये दिहाड़ी मजदूर लोग कैसे बैठे हुए और लोग इन लोगों को क्या करते हैं, काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं ना, जिसको जो काम ज़रूरत है, जो काम करवाने का ज़रूरत है। किसी को घर बनवाना है, किसी को पानी का पाइप ठीक करवाना है, किसी को कुछ अलग काम, सबका अलग अलग काम होता है और लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने काम करने वालों लोगों को ले जाते हैं। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वो काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर वो 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पड़ता है। देखिए कितना टाइम काम करती है। कई बार और भी देर हो जाती है। वो हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के लिए 280 मिलते हैं, 280 रुपया मिलता है और अतिरिक्त रुपये 100 तक, अगर अधिक काम की तो 100 रुपया बढ़ा दिए जाते हैं। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों को, जो जून तक में ये सब जो काम हो जाता है ना, तो इन कंपनी वाले जो हैं, जो फैक्ट्री वाले हैं, इन सारे मजदूरों को, इन सारे लोगों को, दर्जियों की क्या बोलते हैं, इन सारे लोगों की संख्या को घटा दिया जाता है। तो निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास ही 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता है। तो हर साल की बात करें तो 3-4 महीना इनके पास काम नहीं रहता है। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर अभी आना होता है, काम पर तभी आना पड़ता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर ख़ास मौसम में काम मिलता है, जहाँ जैसे साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह ही नौकरी अस्थायी नहीं होती है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। अगर बात करें उनकी शिकायत की तो फैक्ट्री के मालिक उन लोगों को क्या करते हैं, निकाल दिया जाता है ना।
नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी नहीं रखी जाती। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले कर्मकों की यानी पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। जो पावरलूम फैक्ट्री है तो मजदूर लोग कैसे करते हैं, दिन और रात 12-12 घंटे तक काम करते हैं और उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। देखिए कितना मुश्किल काम करता है लोग। अब बात करें दफ्तर में। दफ्तर में मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा लिया जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर पर काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और मौसी 50 विक्रेताओं यानी सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है। जो 50 विक्रेता हैं तो उन लोग का काम को देख रेख करती है ना। जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं, ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े दुकान हैं उनसे बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं। जो दुकान होते हैं उनसे बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उन सारे सब लोगों से क्या करते हैं, पैसों का भुगतान कर लेते हैं। उन सारे लोगों से क्या करते हैं, पैसों का इकट्ठा करते हैं। जो माल दिया है उनका पैसा इकट्ठा करता है और सामान भी देने जाता है ना। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। वे उनकी प्रगति रिपोर्ट देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। देखिए जो उसका प्रगति है तो उसका रिपोर्ट देखती है और उनकी समस्या फिर चर्चा करती है और उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वो बिस्कुट कंपनी के स्थायी कर्मचारी है। ठीक है, जो मौसी जी हैं तो वो नियमित उनको तनख्वाह मिलती है और बिस्कुट कंपनी की क्या है, अस्थायी कर्मचारी है। ठीक है, उसको हटाया नहीं जा सकता है और वे यह उम्मीद रख सकती है कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी और इस उम्मीद में भी रह सकती है कि उसकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। उनको बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं, जैसे बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। जब वो सेवानिवृत्त होगी तो उनको वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब छुट्टियां की बात करें। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के दिन उनको छुट्टी मिलती है और उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। जो वार्षिक साल में छुट्टी मिलती है वो भी मिलती है और जो पर्व त्यौहार होते हैं उनका भी छुट्टी मिलती है। अब बात करें परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तर, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं ना। कई ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जो दफ्तर, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहाँ क्या बोलते हैं, जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं और उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। अगर काम कम भी हो फैक्ट्री में तो अनियमित मजदूर के समान उनको निकाला नहीं जाता है। देखिए एक महानगर है, यहाँ पर कॉल सेंटर है। महानगरों में कॉल सेंटर में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं और बैंक और फोन जैसे सेवा का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहाँ एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्या और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने रहते हैं और वहाँ पर क्या होते हैं, कंप्यूटर, टेलीफोन और हेडफोन स्पीकर लगे रहते हैं ना। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है और यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी हैं और अपने कॉल सेंटर खोलती है। और विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं ना। विदेशी कंपनी का आकर्षण का केंद्र क्या है, यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं और काफ़ी कम वेतन पर। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठी गई।
बैठ गए। लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है, शहर में इतने सारे लोग इतने तरह का काम करते हैं, वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है ना। तो ये लोग क्या है, शहरी जीवन है, और ये लोग कभी कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधे रखता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई और मेरी आशा है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। आप लोग ध्यान से सुनेंगे ना तो आप लोग को सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। और ये एनसीईआरटी वर्ल्ड एनसीईआरटी है, इसमें आप लोग को सोच में आ रही होगी कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने का क्या मतलब। देखिए, जो न्यू एनसीईआरटी आई है ना, तो उनसे ज़्यादा ओल्ड एनसीईआरटी में ज़्यादा समझ में आती है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि न्यू एनसीईआरटी में समझ में नहीं आती है। न्यू एनसीईआरटी में न्यू चीज़ की मतलब नया चीज़ इसमें ज़्यादा है, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी है इसमें पुरानी चीज़ ज़्यादा हैं। तो आपको दोनों को कवर करके चलना है, इसलिए अभी मैं ओल्ड एनसीईआरटी को कवर कर रही हूँ और बाद में न्यू एनसीईआरटी को भी कवर करूँगी। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी।